हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का नाम है, इसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग लेकर आए हैं। आज हम इसमें जानेंगे, इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या इस चैप्टर में हमारे है, और हम जानेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये हम समझेंगे। और एक लास्ट टॉपिक हमारा आज का रहेगा सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, कि कौन कौन से सिस्टम हैं जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। समय हो रहा है सुबह के 4 और शुरू करने जा रहे हैं हम आज का लेक्चर। तो फटाफट से अपनी नोटबुक पेन आप निकाल लीजिए। आप लोगों के लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देखें। बट अभी क्योंकि सुबह का समय है इसलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला है। तो समझते हैं चैप्टर में हमारे इसमें है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को जब हम नापते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट आता है ना। जैसे हम मार्केट से सपोज़ उसको सामान लेकर आए, हम सामान लेकर आए हैं तो उसको कुछ नापेंगे। जैसे मतलब हमने कुछ पोटैटोज़ या शुगर परचेज़ किया, तो वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में होगा ना, कि 2 kg है या 3 kg है। तो ये kg वगैरह क्या आ रहा है, ये उसका यूनिट है। अभी समझेंगे यूनिट क्या होता है, आगे हम लोग डिफाइन भी करेंगे कि यूनिट्स क्या होता है, समझेंगे। बट बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे किसी भी चीज़ को मेज़र कैसे कर सकते हैं। हम लोग मेज़र करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैग्नीट्यूड वगैरह क्या होता है, ये सब बातें देखेंगे। और थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन कौन से तरह के यूनिट्स हमारे इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली हम मेज़रमेंट के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का रहेगा समझाने के लिए, ये सब बेसिकली आपको मैंने लिखवाने से कुछ भी नहीं है इंट्रोडक्शन में, जस्ट एक ओवरऑल आपको व्यू देना था चैप्टर का कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। आप इसमें पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, आप इसमें पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा, जिसको हमें नोट्स में लिखना है, नोट्स आप लोग ज़रूर बनाएं। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको आप नाप सकते हैं। जो भी क्वांटिटी, जैसे लेंथ होती है, लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं, मास को हम मेज़र कर सकते हैं, स्पीड को हम मेज़र कर सकते हैं। हम कहीं भाग रहे हैं, कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, मतलब भाग नहीं रहे, बाइक चला रहे हैं सपोज, भाग रहे हैं मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। आप जब मेज़र करेंगे तो मेज़र करने पर क्या होगा कि आपको एक वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू मिल रही है उसको हम बोलते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड है। मेज़र करने पर जो वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड है। तो वेल, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी, तो लिखेंगे आप इसमें फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which कैन बी मेजर्ड, जिनका मेजरमेंट हो सकता है, उन्हें हम बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिनको नाप सकते हैं। जैसे लेंथ को नाप सकते हैं ना, मास को नाप सकते हैं, सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। किसे नहीं नाप सकते? कौन सी क्वांटिटी होती है जिनको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे हम? जैसे सपोज हम क्लास में कहीं पढ़ा रहे हैं, या किसी को हम बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आप पूछोगे कितना पसंद करते हैं, तो पसंद करना क्या है, कोई क्वांटिटी से आप नाप सकते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा, कितना गुस्सा आ रहा है, नाप के बताइए। क्या गुस्सा नापने का कोई स्केल होता है? नहीं। बेसिकली क्या है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो क्वांटिटी मेज़र नहीं की जा सकती है, जो चीज़ मेज़र नहीं की जा सकती, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली कितने टाइप्स की हमारी इसमें है? हमें 2 तरह की क्वांटिटी स्टडी करनी है। द फर्स्ट वन इज, पहले आप लोग लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जनरली जो टाइप जो हमारे, वो 3 टाइप आपको इसमें बताए गए हैं एनसीईआरटी में। जो पहला टाइप है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी तो उनके यूनिट्स को भी हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, ठीक है। दूसरी हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। और एक अलग तरह की स्पेशल टाइप की क्वांटिटी और आती हैं,
जो बेसिकली डेराइव्ड ही हैं, लेकिन उनको डेराइव्ड की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, थोड़ा अलग उनको एक कैटेगरी दी गई है, उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है भाई। 3 तरह की क्वांटिटी में भी स्टडी करने वाले हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। साथ ही साथ इनके यूनिट्स भी होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। नोट कीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, रिलीज कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, जैसा कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल मतलब होता है बेस, बेसिक। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज स्टडी करते हैं, सपोज हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? अल्फ़ाबेट से। तो कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? 26। उन 26 अल्फ़ाबेट से मिलकर ही इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं सब बने हुए हैं। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट से मिलके ही तो बने हुए हैं। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जिसमें उन 26 के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट आता हो। इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, किसी और लैंग्वेज में पहुँच जाना, ग्रीक में, लैटिन में पहुँच जाओ, आपको कौन सी आती है? फ्रेंच की भी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, उस लैंग्वेज की जिसमें ABCDEF ये हमारे 26 अल्फ़ाबेट आते हैं। तो जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इन्हीं 26 से मिलकर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का फंडामेंटल ये 26 अल्फ़ाबेट्स। ऐसे ही फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, नंबरलेस क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनसे मिलकर फिजिक्स की सारी क्वांटिटी बननी होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, ऐसी फिजिक्स में भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बेसिक हैं, जिनसे मिलकर बाकी की क्वांटिटीज़ बनती हैं, जिनसे मिलकर बाकी की क्वांटिटीज़ बनती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जो किसी और दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, अपने आप में ही कंप्लीट क्वांटिटी हैं और जिनसे मिलकर बाकी की क्वांटिटी बनती हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल, बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एंड साथ में लिख लेंगे आप, एंड फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कौन सी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। पहले लिखें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती कौन सी हैं, तो लिखेंगे दोज क्वांटिटीज़ which are independent, किसी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट टू अदर्स, जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, एंड बाय विच many physical quantities are derived, जिनसे मिलकर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी बनती हैं और जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, खुद में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इनके यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम ये कहें कि वो किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, अपने आप में एक फिक्स पूरी तो क्वांटिटी होती है। और ऐसी क्वांटिटी जिनसे मिलकर फिजिक्स की बाकी क्वांटिटीज़ बनती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नोट कीजिए फटाफट से, हो गया? चलिए इस करते हैं, पॉज करके नोट जरूर किया करो आप। नोट्स आप बनाएंगे तो आपको आगे काम आते हैं।
अब कितनी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट फिक्स है 26 हैं, तो क्या ये भी फिक्स हैं या ऐसे ही कुछ काम हैं नंबरलेस हैं ये भी? नहीं, ये फिक्स है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास होती हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी होती हैं। कौन कौन सी हैं? हम यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे, साथ में उसके यूनिट्स को लिखेंगे, ठीक है, और उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है हमारी लेंथ। लेंथ सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब इसमें पहला दूसरा कुछ भी नहीं है, मतलब हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं केवल। लेंथ, इसका यूनिट क्या होता है? यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ लिख दे रहे हैं फंडामेंटल यूनिट, और यहाँ उसका एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का वो होता है मीटर। क्या इसका एब्रीविएशन है? स्मॉल एम। स्मॉल एम लेंथ सबसे छोटी क्वांटिटी है, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे हम लोग। नंबर सेकेंड, मास। मास क्या होता है? अमाउंट, मतलब किसी भी मटेरियल, कोई भी सा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मटेरियल कंटेंट है उसको बोलते हैं मास। अब मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एवरीवन नोज दैट, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम। शॉर्ट में से हम लिख देंगे स्मॉल के स्मॉल जी। नंबर थर्ड पर जो क्वांटिटी आती है वो है टाइम। टाइम किस में नापते हैं? टाइम को सेकंड्स में नापते हैं। बेसिक बात अभी हम लोग कर रहे हैं एकदम, जो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड्स में नापते हैं इसे। स्मॉल, इसका एब्रीविएशन स्मॉल एस होता है, सेकंड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। नंबर 4 पर आता है आपका टेम्परेचर। बुक्स में इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिखा होता है, आप लोग केवल टेम्परेचर लिख दीजिए, काम चल जाएगा यहाँ पर, नो वरी। टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने के आपने बहुत सारे यूनिट्स पढ़े हैं, उनमें स्टैंडर्ड यूनिट होता है केल्विन। केल्विन, कैपिटल के, स्मॉल नहीं बनाना है, कैपिटल बनाना है। कैपिटल का रीज़न आप लोगों को पता होगा, जो भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम में पर रखे जाते हैं, उनके ऑनर में रखे जाते हैं, उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है, नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। ये भी एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, कैपिटल ए से एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसका अगली क्वांटिटी हमारे पास है नंबर 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट, वो उसी से रिलेटेड है, मोल। इसका शॉर्ट में बहुत अच्छी शॉर्ट फॉर्म इसकी है, फुल फॉर्म है MOLE, शॉर्ट फॉर्म है MOL, एब्रीविएशन इसका MOL। और लास्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लिख लीजिए पहले एक बार, ओवरऑल देख लेंगे क्या है फिर। लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला। ये आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं भी, फिलहाल तो नहीं मिलेगा। कैंडेला, CD से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला, स्मॉल c स्मॉल d, नॉट अ कैपिटल D, C स्मॉल c स्मॉल d। वेल, लेंथ क्या होती है सब लोग जानते होंगे वैसे। लेंथ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम लेंथ बोल देते हैं। मास, कोई भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल कंटेंट है उसे मास बोलते हैं। इन सब की अपनी अपनी डेफिनेशन है। NCERT के अकॉर्डिंग इनकी मॉडिफाइड डेफिनेशन में आपसे कहूँगा, उन डेफिनेशन को हम लोग, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्यों, लेकिन उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली देखना, ये डेफिनेशन ना मॉडिफाई होती रहती हैं,
धीमे धीमे करके नए नए जब स्टैंडर्ड बनते जाते हैं उनके अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से इनको मॉडिफाई किया गया है। तो एनसीईआरटी में आपको ये डेफिनेशन दे रखी, आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पर, अभी दिखा देते हैं। तो आप देख रहे हैं आगे लास्ट में हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आपको अपने अपने नोट्स में नोट करनी है कि लेंथ की डेफिनेशन क्या है। मतलब बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज़ 1 मीटर, व्हाट इज़ 1 किलोग्राम, फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ओके। चलिए, तो हम बात कर रहे थे टाइम क्या होता है। टाइम तो आपको पता है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी बातें आपको पता है। बेसिकली हम बात कर लेंगे थोड़ा सा इन दो के बारे में जो आपको कंफ्यूज कर रहे हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी क्या है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, हम उसको अगर नापें, हम उसको काउंट करें, देखो नापेंगे तो वो तो वजन हो जाएगा, मतलब बेसिकली मास हो जाएगा। लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो बात करेंगे कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। आपने एवोगाड्रो नंबर स्टडी किया होगा, एवोगाड्रो नंबर पढ़ा होगा। तो एवोगाड्रो नंबर क्या था कि एक पर्टिकुलर इतने पार्टिकल्स मिलकर एक नंबर था आपका 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपने स्टडी किया होगा केमिस्ट्री में कि इतने सारे पार्टिकल्स जब मिल जाएंगे, अरे जैसे 12 थिंग्स मिल जाती हैं तो 12 थिंग्स को मिलाकर हम बोलते हैं 1 डजन। ऐसे इतनी थिंग्स को मिलाकर बोलेंगे कि वो 1 मोल है। इतने पार्टिकल्स को मिलाकर बोलेंगे कि वो यार एक सेट है ना, कि डजन एक पर्टिकुलर फिक्स नेम है कि डजन का मतलब 12 थिंग्स होता है। ऐसे ही 1 मोल का मतलब इतनी थिंग्स होता है, इतने पार्टिकल्स होता है। तो ऐसे ही हम लोग ना इस चीज़ को मोल में नापते हैं, पार्टिकल्स को काउंट करके नापते हैं कि वो मोल में कितना है। बेसिकली दैट इज़। बाकी इसमें बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, बट फिलहाल हमको इतना स्टडी नहीं करना है क्योंकि हमें बस जानना है कि क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लुमिनस इंटेंसिटी, आपके पास जो लाइट है, कोई भी सोर्स है जिससे लाइट एमिट हो रही है, तो वो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट कितनी तेज है, कितनी धीमे है, चमक कितनी है, उसकी चमक कह सकते हैं तरह से कि कितनी ज़्यादा चमक है, कितनी कम चमक है, उसको मेज़र हम लोग करते हैं कैंडेला में। और कैंडेला क्या है, यूनिट है इसकी, कैंडल वर्ड से रिलेटेड मान के चलिए कि एक कैंडल के बराबर चमक है या 2 कैंडल के बराबर चमक है या 4 कैंडल के बराबर चमक है। तो बेसिकली कैंडेला आप समझ लीजिए कि उसकी यूनिट है, नॉट एग्जैक्टली कैंडल बट उससे रिलेटेड है कैंडेला, ठीक है। तो ये हमारी हुई डेफिनेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और फंडामेंटल क्वांटिटी के एग्जांपल आपने देख लिए। एक्चुअली पूरी फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जांपल क्या है, केवल 7 ही हैं। इनके यूनिट आपने देख लिए, उनके एब्रिविएशन देख लिए। नोट करें यहाँ पे से, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। डेराइव्ड क्वांटिटीज़, इन चीज़ों को हम लोग दोबारा समझेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। हम फिलहाल बात कर रहे हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। डेराइव्ड क्वांटिटीज़, तो डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती हैं, वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की जाती हैं, जो बनाई जाती हैं। द क्वांटिटीज विच आर derived from which are derived from फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उनसे डेराइव की जाती हैं, डेराइव मतलब बनाई जाती हैं, उनसे निकाली जाती हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं आर कॉल्ड derived quantities। derived quantities, जिन लोगों को मेरी स्पीड बहुत स्लो लग रही है वो लोग वीडियो को 1.25 1.5 पे करके देख लीजिए, आपका समय बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि स्लो बोला जा रहा है, कुछ लोगों की ग्रैस्पिंग थोड़ी सी धीमी होती है इसलिए धीमे बोलना पड़ता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, सॉरी फंडामेंटल नहीं, डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दो क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की गई हैं उनको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे आप सबने एक बहुत ही प्रचलित, आपसे सोते हुए पूछ लो तब भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू, हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एग्जैक्टली। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, टाइम क्या है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इन दोनों से मिलकर बन रहा है स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज डेराइव्ड क्वांटिटी।
स्पीड क्या है? स्पीड डेराइव क्वांटिटी है। स्पीड डेराइव किया जा रहा है दो फंडामेंटल क्वांटिटी से, समझ रहे हैं आप लोग? फोर्स, हम बात करें फोर्स, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी स्पीड खुद एक डेराइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी डेराइव हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी से, वेलोसिटी से डेराइव हुआ है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज डेराइव अल्टीमेटली, एक्सेलरेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, और मास अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर ही बन रहा है हमारा फोर्स। तो फोर्स कैसा है? डेराइव क्वांटिटी। बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, बहुत सारी डेराइव क्वांटिटी हमारी फिजिक्स में है, बहुत सारी न्यूमेरस क्वांटिटीज़ हैं। हम सबके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, बस हम सिर्फ यहाँ पर एक दो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी हम लोग धीमे धीमे जब डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी को स्टडी करेंगे जो डेराइव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बराबर से, इसमें इतना काफ़ी है। आगे की वीडियोज़ हम समझेंगे और फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ये बेसिकली दो ही हैं सप्लीमेंट्री। इसमें क्या है? ये दो चीज़ें हमको इसमें स्टडी करनी है। एक है हमारा, ये नाम सुन रखे होंगे आपने, एक तो सुना होगा इसमें से, प्लेन एंगल मतलब नॉर्मली एंगल, और दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है समझ लीजिए। प्लेन एंगल होता है इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन और टू प्लेन, बिटवीन टू लाइन्स और टू प्लेन। दो लाइन या दो प्लेन के बीच का इंक्लिनेशन, झुकाव होता है उनके बीच का, कि कितना वो झुक रहे हैं एक दूसरे से, उसको अगर हम मेजर करें तो वो है हमारा प्लेन एंगल। बेसिकली अगर इसको हम सर्कल के फॉर्म में समझें, मान लीजिए सर्कल है और इस सर्कल से हमने दो रेडियस इस तरह से यहाँ पे डाल दी, तो इन रेडियस के बीच में एक इंक्लिनेशन नज़र आ रहा है आपको, एक झुकाव नज़र आ रहा है। दो लाइन है ना, ये इनके बीच में झुकाव आ रहा है। ये जो झुकाव है इसको हम बोलते हैं एंगल या प्लेन एंगल। इसका फॉर्मूला होता है अपना एक, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया अब तक, तो ये रेडियस अगर मान लीजिए, ये डिस्टेंस जो इसको हम बोलते हैं आर्क, और अगर एंगल को हम थीटा बोले तो इसका अपना एक फॉर्मूला है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन एक चीज़ देखो, आर्क क्या है? एक लेंथ है। रेडियस क्या है? एक लेंथ है। इसका यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर। अगर हम मीटर से मीटर में डिवाइड करें, मीटर से मीटर में डिवाइड करें, सपोज कीजिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या आर्क, आर्क का यूनिट मीटर होगा, भाई लेंथ ही तो है। रेडियस का भी यूनिट मीटर होगा, ये भी लेंथ है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाना चाहिए, हो जाएगा। इसका यूनिट मीटर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इस समय जो देख रहे हैं इसका कोई यूनिट नहीं आ रहा है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो यूनिट बचा ही नहीं, लेकिन फिर भी इसका यूनिट हम लोग नापते हैं। एंगल को नापते हैं ना, डिग्री में नापते हैं हम लोग, है ना। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया तो उसमें पता होगा, उसमें रेडियन में भी नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं। तो ये जो ऐसी क्वांटिटी, मतलब अकॉर्डिंग टू थियोरी, मतलब या देखा जाए इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनका कोई यूनिट नहीं आना चाहिए, फिर भी हमने इनको एक यूनिट दिया है, अलग तरह का यूनिट दिया है जो इनके फॉर्मूले से डेराइव नहीं हो रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने इसको एक सप्लीमेंट के तौर पर एक यूनिट दिया है, वो यूनिट है रेडियन। रेडियन, रेडियन इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब ये सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल समझो जैसे हमारे पास एक कोन है, एक कोन है, ठीक है ना। इस कोन में आप देखें, ये ऊपर वाला जो एंगल होता है, अरे ये एंगल देखो ना कोन में, अरे ऐसे समझो। एक बड़ा एग्जांपल, बड़ा बढ़िया, आप लोग सुबह सुबह खाने वाला एग्जांपल समझोगे। आपके पास एक कोई भी लड्डू है, लड्डू मोतीचूर वाला, बूंदी वाला, बेसन वाला, जो आपको पसंद है वो मान लीजिए। आपके इस लड्डू पर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। सर लड्डू ख़राब मत कीजिए, अच्छी बात नहीं है, ख़राब नहीं करेंगे, समझिए आप।
आपके पास एक लड्डू है, आपने क्या किया, एक पेंसिल ली शार्प करी हुई और उसको इस तरह से इस लड्डू में अंदर डाल दिया। पेंसिल को पूरा नहीं डालना, सिर्फ इसका आगे वाला हिस्सा है। पेंसिल को आपने इसमें इस तरह से अंदर डाल दिया तो क्या होगा, इस तरह से ये हिस्सा अंदर दब जाएगा। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इस तरह की एक शेप बनेगी, एक कॉनिकल शेप ही तो बनेगी ऐसी। अब उस लड्डू में जब आप झांक कर देखोगे तो ये जो शेप आपको कॉनिकल मिली है उसका एक एंगल मिलेगा, एक एंगल मिलेगा 3D में। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये पूरा 3D में एक एंगल मिलेगा ना आपको यहाँ पर। यहाँ समझिए, ये जो एंगल है, ये एंगल पूरा 3D में होगा ना, एक पूरा 3 डायमेंशन में एंगल होगा। इस तरह का एंगल नहीं है, प्लेन नहीं है, ये पूरा एकदम हर तरफ से गोल गोल सा एंगल नज़र आएगा। इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो एरिया आपने यहाँ इनके ये स्क्रिप्ट किया, ये एरिया अगर ए है, रेडियस अगर इसकी आर है, तो सॉलिड एंगल इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, और रेडियस का यूनिट क्या आएगा, ये भी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ इसका आएगा मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ने मीटर स्क्वायर को मार दिया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। इसका कोई यूनिट नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने इसका यूनिट दिया है, वो यूनिट होता है स्टेरेडियन। रेडियन के जैसा ही है स्टेरेडियन। अब इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे बाद में। एक बार हम चेक कर लेते हैं कैमरा हमारा विजिबल है कि नहीं प्रॉपर। ओके, तो हमने समझ लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती हैं। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया इसका, दैट इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कि शुरुआत में क्या है ना, कि जब लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे तो अपने अपने जगह के हिसाब से, अपने अपने लोकेलिटी के हिसाब से लोगों ने अपने अपने सिस्टम बना रखे थे। हम लोग भी बना लेते हैं। आपने अभी भी देखा होगा बाज़ार में जब जाते हैं, कई ऐसे पर्सन आपको मिल जाएंगे जो कभी भी कुछ मेज़र कर रहे होंगे अगर, तो उनके एक तरफ तो जो सामान मेज़र कर रहे हैं वो होगा, दूसरी तरफ वो लोग ना वो प्रॉपर बाट वगैरह जो हमारे होते हैं प्रॉपर वो वेट ना रख कर वो कुछ ईंट रख लेते हैं, आधी आधी ईंट रख लेंगे, कहेंगे ये आधा किलो वज़न है, दो रख देंगे कहेंगे 1 किलो वज़न है, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है। वो ईंट लगातार घिसती रहती है, लगातार उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है। मतलब बात ये है कि कुल मिलाकर वो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से अपने अपने मेज़रमेंट रख लेते हैं, है ना। अभी भी होता है ऐसा। ये कहानी पहले भी थी, बहुत अलग अलग रीजन में, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में लोग अपने अपने सिस्टम्स को बनाते थे। तो प्रॉब्लम हुई लोगों को, तो क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने जो थोड़े अवेयर थे उन्होंने क्या कि भाई काम करते हैं, अपने अपने सब लोग सिस्टम फिक्स कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है ना ये सिस्टम चलेगा। तो सब लोगों ने खुद के अपने अपने सिस्टम बना रखे थे। बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट पूरे वर्ल्ड में चलते थे। इनमें से मेन जो हमारे फेमस सिस्टम हैं, जो ज़्यादातर कंट्रीज़ ने माने थे, वो सिस्टम आपके पास है। पहला है आपके पास MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में, सिस्टम मतलब बेसिकली क्या है कि हमने एक मान लिया कि इसको, इस चीज़ को इससे नापेंगे, इसको इससे नापेंगे, इसको इससे नापेंगे, कुछ क्वांटिटीज़, कुछ यूनिट्स फिक्स कर दिए हमने। तो उन फिक्स यूनिट को ही हम बोल रहे हैं कि वो सिस्टम है। तो MKS सिस्टम क्या है, ये बहुत ज़्यादा फेमस सिस्टम है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इसको फॉलो किया था पहले। MKS सिस्टम क्या है कि इसमें जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर रहेगा। मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर माना गया था, मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम माना गया था, और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड्स को माना गया। सो बेसिकली मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसी की शॉर्ट फॉर्म है, इसी का एब्रिविएशन है MKS सिस्टम। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस सिस्टम था हमारे। आप इसे मीटर किलोग्राम सिस्टम भी कह सकते हैं।
नोट आप लोग साथ साथ करते जाइए। सेकेंड जो सिस्टम जो है वो जो इसके बाद थोड़ा कम फेमस था, इससे ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं फॉलो हुआ, ये CGS सिस्टम। इसमें क्या है, अब मैं इसको अलग अलग नहीं लिखूंगा, मैं इसको डायरेक्ट दे रहा हूँ। CGS फॉर है सेंटीमीटर, G फॉर है ग्राम, S फॉर है सेकेंड। मतलब ये वो सिस्टम है जहाँ पर ऐसा सिस्टम है जिसमें है मास का जो यूनिट है वो ग्राम है, लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड। टाइम को सबने सेकंड में एज्यूम किया। तीसरा जो सिस्टम है इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होगा, FPS सिस्टम में इसमें लेंथ का जो यूनिट है वो होता है फुट। हमारे कंट्री पर बहुत साल तक, अप्रॉक्स 500 ईयर्स तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया था। तो आज भी हम लोगों को उसकी आदत पड़ी हुई है। हम लोग, आप देखते हैं, आप जनरली हमसे पूछा जाता है कि आपकी हाइट कितनी, तो हम आज भी अपनी हाइट को फिट में बताते हैं, फुट में बताते हैं कि इतनी फिट हाइट है। अपने कमरे का साइज़ हम बताते हैं कि 10/30 फिट में बताते हैं। मतलब बहुत सारी आदत अभी तक वो पड़ी, क्योंकि हमारे कंट्री पर बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट जो रूल हुई थी वो ब्रिटिश की थी। तो इसी वजह से हमारे यहाँ आज भी कुछ जगह पर फुट को हम लोग कंसिडर करते हैं, बट सारी चीज़ें नहीं लेते हैं। अभी तक आदत पड़ी हुई है, हमारे इंसान है, प्रवृत्ति ऐसी है, बदलेंगे कैसे। खैर, P फॉर होता है पाउंड, मतलब ये वज़न को, मास को पाउंड में नापते हैं, और S फॉर होता है सेकंड। यानी तीनों ही सिस्टम में टाइम का जो यूनिट है ना वो सेकंड ही लिया गया। तो अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में लोगों ने अपने अपने सिस्टम बनाए जिनसे वो अपना व्यापार करते थे, वो अपने ख़रीदारी करते थे। कि सामान लेना है तो पाउंड में ले रहे हैं, कुछ जगह पर ग्राम में कंसिडर कर रहे हैं, इसमें किलोग्राम में कंसिडर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फेमस आपका ये रहा है MKS, ज़्यादातर कंट्रीज ने इसको फॉलो किया था। ये बहुत कम है, ये ब्रिटिश में था केवल FPS, ये बाकी जगह पर था। लेकिन प्रॉब्लम ये आने लगी जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग करने लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे अलग अलग कंट्रीज से। एक कंट्री में कुछ सिस्टम फॉलो हो रहा है, दूसरी कंट्री में कुछ सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। तो बाद में 1970 के आसपास एक मीटिंग हुई फ्रांस में। 1970 के आसपास एक मीटिंग हुई, ये सब नोट कर लिया आपने, जिसमें एक सिस्टम बनाने की बात की गई, एक यूनिफिकेशन की बात हुई थी, सारे सिस्टम की यूनिफिकेशंस की, कि भाई पूरे वर्ल्ड के अलग अलग सिस्टम ना होकर एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें पूरा वर्ल्ड फॉलो करे। एक सिस्टम वहाँ बनाया गया, सिस्टम डी इंटरनेशनल। कौन सी भाषा बोले सर, लिख क्या रहे हैं, इंटरनेशनल। अजीब फॉन्ट है ना, फ्रेंच लैंग्वेज, सिस्टम डी इंटरनेशनल फ्रेंच। इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस में ये मीटिंग हुई थी, इसलिए इसके जो नाम है वो फ्रेंच में आपको मिल रहा है। ये नाम आप लोगों ने अक्सर अगर सुना होगा छोटी क्लास में, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये था पूरा। यूनिट्स को भी वो यूनाइट्स लिखते थे, यूनाइट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, ऊपर जो लिखा हुआ फ्रेंच में लिखा हुआ है, नीचे जो है आपका इंग्लिश में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या है कि पूरे वर्ल्ड के लिए सिस्टम्स, पूरे वर्ल्ड के लिए यूनिट्स को फिक्स किया गया था। ठीक है, ये इसी को आप लोग अक्सर का बोलते भी हैं, SI यूनिट, SI यूनिट। और कोई आपसे पूछता है, कोई आपसे SI यूनिट की फुल फॉर्म क्या बोलते थे, इंटरनेशनल यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम। वो तो बन ही नहीं रहा, पहले S आ रहा है फिर बाद में I आ रहा है। वो फ्रेंच का एब्रीविएशन है, इंग्लिश का नहीं है। इंग्लिश में उसको आप इसे आप IS कहोगे अगर शॉर्ट में बोलोगे तो। फ्रेंच वर्ड है ना, सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, तो SI यूनिट्स, इसको फ्रेंच जो वर्ड है इसका एब्रीविएशन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SI यूनिट्स। आपने बहुत सुनी होगी 9th क्लास में पहले कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है। तो SI वर्ड का मतलब है सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें डिफरेंट यूनिट्स को
अलग अलग क्वांटिटीज़ के यूनिट को डिफाइन किया गया कि इसको ये यूनिट दिया जाएगा, और वहाँ आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड की जो प्राइमरी लेबोरेटरी है वो फ्रांस में, जो फ्रांस में लेबोरेटरी है वही पूरे वर्ल्ड में चलने वाले सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। पूरे वर्ल्ड में जो भी यूनिट चलते हैं उनका कैलिब्रेशन उस लेबोरेटरी से होता है। कैलिब्रेशन का मतलब हमारा मान लो कोई डिवाइस है वो ख़राब हो गया है, वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर रहा, तो हम उससे जो सही डिवाइस है उससे मैच करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दें, आपके घर में घड़ी होती है, अब घड़ी का सेल अगर डाउन हो जाता है तो जब आपसे नया सेल डालते हैं तो उसका टाइम मैच करते हो ना, किससे करते हो? किसी ऐसी घड़ी से जो सही चल रही होती है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से करते हो या आपके घर में जो दूसरी घड़ियाँ होंगी उनसे करते हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप ख़राब डिवाइस को सही डिवाइस से कंपेयर करते हो, तो इस कंपैरिजन को बोलते हैं कैलिब्रेशन। हमारे जो भी मेजरमेंट सिस्टम ख़राब हो जाते हैं तो सबसे जो पहली लेबोरेटरी है, जो प्राइमरी है पूरे वर्ल्ड की, वो फ्रांस में, ठीक है, जो ये गवर्न करती है कि भाई कौन से यूनिट किस तरह के होंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन जो आपको मैंने दिखाई थी अभी कुछ समय पहले, वो डेफिनेशन उन्हीं इसी SI यूनिट से रिलेटेड है। तो ये है आज का हमारा पूरा टॉपिक। यहाँ पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।